हेलो एंड नमस्कार प्यारे साथियों। आज भूगोल की हम अगली क्लास में चलते हैं आज और पर्वत चोटियों के बारे में जानते हैं कि कौन पर्वत ऊंचा है, कौन छोटा है और कितना बड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पहला पॉइंट है कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। जो माउंट एवरेस्ट है ये विश्व का सबसे ऊँचा पर्वत शिखर है ये, और इससे ऊँचा कोई भी पर्वत चोटी नहीं है। और इसकी जो ऊँचाई है वो 8848 मीटर पड़ती है, जो कि नेपाल में पड़ती है। ठीक है, नेपाल और चीन ने जो 2020 में इसकी आधिकारिक ऊंचाई को नापा गया था, उसमें बताया गया था कि 8848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है कि बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला हैं जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। तो कौन है? बछेंद्री पाल हैं, 1984 में चढ़ी थी माउंट एवरेस्ट पर। अगला पॉइंट, भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट गॉडविन ऑस्टिन, या फिर इसको K2 बोलते हैं। क्या है? K2। और यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई वो 8611 मीटर है। ठीक है, माउंट एवरेस्ट की कितनी है? 8848 मीटर है, और इसकी कितनी है? 8611 मीटर। किस पर्वत श्रेणी की बात हो रही है? काराकोरम श्रेणी में कौन सा है? गॉडविन ऑस्टिन या फिर K2। आगे क्या कहते हैं? K2 जो है पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। जो पाकिस्तान ने हमारा जो भूमि कब्जा रखी है ये उसमें आता है हमारा K2। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या है? भारत की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। और ये कहाँ पड़ती है? सिक्किम राज्य में पड़ती है और नेपाल में अवस्थित है। सिक्किम राज्य और नेपाल में, ये दोनों में आती है। नेपाल में भी आती है और हमारे भारत में भी आती है। तो भारत की दूसरी चोटी कौन सी हो जाती है? कंचनजंगा हो जाती है। ठीक है, आगे पॉइंट पर चलते हैं। आगे क्या कहता है कि यूनेस्को द्वारा यहाँ से कंचनजंगा की ऊंचाई 8598 मीटर है, और यह वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। तो इसको शामिल किया गया है। कब किया? 2016 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। और ये कितनी ऊंचाई है इसकी? 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नंदा देवी, आगे क्योंकि नंदा देवी भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है भारत की। कौन सी? नंदा देवी। और इसकी जो ऊंचाई कितनी है दोस्तों? ये है 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, याद रखिएगा। सबसे पहली कौन सी थी? K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि पाकिस्तान में पड़ती है। ठीक है, ओके, इस तरीके से हम चलते रहेंगे। नंदा देवी भारत की तीसरी सबसे सर्वोच्च ऊंची चोटी है। तो पहली कौन सी थी? गॉडविन ऑस्टिन, जो कि K2 के नाम से भी जानते हैं, और 8611 मीटर उसकी जो है ऊंचाई थी। ठीक है, और दूसरी कौन सी थी दोस्तों? दूसरी थी हमारी कंचनजंगा। ठीक है, और तीसरी कौन सी आ जाती है? हमारी नंदा देवी। ठीक है, और यह इसकी जो ऊंचाई कितनी है? 7816 मीटर इसकी ऊंचाई है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है, और इसे यूनेस्को द्वारा 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया। तो यूनेस्को में इसको कब शामिल किया गया? 1988 में इसको शामिल किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? गुरु शिखर 1722 मीटर, और यह राजस्थान में पड़ती है, और राजस्थान के सिरोही जिले में आती है ये। ठीक है, आगे पॉइंट तो कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर, यह उत्तराखंड राज्य में आते हैं। कामेत नाम का और त्रिशूल नाम का जो पर्वत शिखर है ये कहाँ आता है? उत्तराखंड में पड़ता है। अगला गोसाई थान, तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट है। गोसाई थान जो पर्वत है ये कहाँ पड़ता है? तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट पड़ता है। अगला पॉइंट, माउंट आबू, ये अरावली पर्वत का वही भाग है, और ऊटकमंड नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अगला पॉइंट, दक्षिण भारत का कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में स्थित है। ठीक है, आगे तरफ चलते हैं। अब हम आ जाते हैं घाटियों के बारे में जानते हैं। घाटियों के बारे में क्या है? पहला पॉइंट क्या है इसका? हिमालय समानांतर श्रेणियों में निर्मित है। इन्हें कश्मीर घाटी, दून घाटी, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियाँ हिमाचल प्रदेश में आती है, जो कि और भागीरथी घाटी गंगोत्री के समीप पड़ती है, एवं मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के समीप आदि अनेक घाटियों द्वारा प्रतिच्छेदित किया जाता है। ये पर्यटकों के आकर्षण के स्थान हैं, एवं यहाँ जनसंख्या का जमाव भी
पाया जाता है। ठीक है, पर्यटकों का ये ध्यान रखना कि पर्यटकों के आकर्षण का स्थान है और जनसंख्या बहुत ज़्यादा मिलती है यहाँ पे। और यह समानांतर श्रेणियाँ हैं हिमालय की, जो घाटियाँ हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। अगला पॉइंट क्या कहता है कि कुल्लू घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? धौलाधार और पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। ठीक है, अगला पॉइंट इसका क्या आ जाता है दोस्तों कि नेलांग घाटी के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ये यहाँ पर था उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में यह आता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि भारत चीन सीमा के निकट सुरम्य नेलांग घाटी है। क्या है? सुरम्य नेलांग घाटी है, जो वर्ष 1962 के युद्ध के बाद नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया। चीन और भारत के बीच जो युद्ध हुआ था 1962 में, उस समय तब उसके बाद से ये बंद कर दिया गया है और इसे दोबारा जो खोला गया है पर्यटकों के लिए 2015 में मई में खोल दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट है मरखा घाटी। मरखा घाटी लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश की प्रसिद्ध घाटी है और ये कब से है? 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ है। लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है ये 31 अक्टूबर 2019 से प्रभाव हुआ और मरखा घाटी कहाँ पर थी? लद्दाख में। ठीक है, अगला पॉइंट, समुद्र तल से 2438 मीटर की ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू श्रेणी के पीछे जुकू घाटी स्थित है। जफू श्रेणी के पीछे कौन है? जुकू घाटी स्थित है। ठीक है, अगला सांगला घाटी। अब ये सांगला घाटी कहाँ है? तो ये हमारी किन्नौर कहाँ पड़ती है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, यह चारों ओर से पर्वतीय और बर्फा नदी से घिरी हुई है। कौन? सांगला घाटी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्या है? युथांग घाटी। युथांग घाटी गैंगटॉक यानी सिक्किम की जो राजधानी है वहाँ से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कौन? युथांग घाटी 149 किलोमीटर दूर स्थित है। कहाँ से? सिक्किम की राजधानी से। ठीक है, यह रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में भी जाना जाता है। किसको? युथांग घाटी को किसके रूप में जाना जाता है? हॉट स्प्रिंग को। ठीक है, शांत घाटी या मौन घाटी केरल के पलक्कड़ बालघाट जिले में स्थित है। कहाँ? पलक्कड़ के पालघाट जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट की नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियों की स्थित शांत घाटी कहाँ पड़ती है? केरल में पड़ती है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं हम आगे दर्रे के बारे में जानते हैं कि दर्रे क्या चीज़ है, दर्रों के बारे में, और जो कि अक्सर पेपर में आते हैं हमारे में। तो चलिए शुरू करो। किसी पर्वत अथवा पहाड़ी में स्थित निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे हम दर्रा कहते हैं। तो पर्वत श्रेणियाँ हैं, उनके बीच में जो निचला घाट, जैसे हम कहते हैं घाटी है, जिसमें हम नीचे पैदल चल सकते हैं, आराम से निकल सकते हैं, जिसमें हम मार्ग बना सकते हैं, उसको कहते हैं दर्रा। ठीक है, जो कि अच्छा आगे चलते हैं। दर्रा पर्वत के द्रोणी से होकर गुजरता है। भारत के हिमालय क्षेत्र एवं पश्चिमी घाट में अनेक दर्रे मिलते हैं जिनसे होकर सड़क रेल मार्ग गुजरते हैं। क्योंकि पर्वत बहुत बड़े बड़े होते हैं, काट के बनाना पड़ता है हमको जो है मार्ग। तो अब क्या करते हैं कि जो नीचे घाटियाँ हैं, जो हमको आराम से चलने के लिए जो रास्ता है दो पर्वतों के बीच में, वहाँ से हम अपना मार्ग गुजार सकते हैं, सड़क बना सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जो कि 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी हुआ है। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा है और भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है, जो कि 5540 मीटर या फिर 18,176 फीट है। तो अगर ये प्रश्न आता है कि सबसे ऊंचाई पर या सबसे ऊंचे दर्रों में जो स्थित है वो कौन सा दर्रा है, और वो कौन सा दर्रा है? काराकोरम दर्रा। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, आगे भारत का सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान, जो कि 5890 मीटर है। ठीक है, ओके। आगे क्या कहता है कि बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जो बुर्जिल दर्रा होता है वो श्रीनगर और गिलगित जो दो शहर हैं उनके बीच में ये उनको जो है आपस में जोड़ देता है। इसी के जरिए हम जो है इन दोनों जगह जा सकते हैं। ठीक है, जोजिला जास्कर श्रेणी में स्थित है। इससे
श्रीनगर लेह मार्ग गुजरता है। तो जोजिला जास्कर श्रेणी में स्थित है। जोजिला जो जोजिला दर्रा है वो है हमारा जास्कर श्रेणी में, और ये किस किस को जोड़ता है, श्रीनगर और लेह मार्ग को ये जोड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पीर पंजाल क्या है, पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। जो पीर पंजाल दर्रा है वो किस किस को जोड़ता है, कुलगांव और कोठी, इससे हम आ जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्या कह रहा है कि बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है, और यह जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रे में स्थित है। बनिहाल दर्रे और जम्मू कश्मीर जाने मार्ग गुजरता है, और जवाहर जो सुरंग बनी हुई है वो बनिहाल दर्रे में ही बनी हुई है। ठीक है, तो अगला पॉइंट क्या कहता है कि सिपकिला जो हिमाचल प्रदेश में है वो क्या करता है कि तिब्बत से जोड़ता है। किसको, शिमला को। सिपकिला हिमाचल प्रदेश में, सिपकिला जो दर्रा है यह क्या शिमला और तिब्बत को जोड़ता है। अब ये कहा था बाड़ा लाचा दर्रा, ये क्या करता है कि मंडी से ले जाने का मार्ग गुजरता है। ठीक है, बाड़ा लाचा दर्रे से मंडी से ले जाने वाले मार्ग गुजरते हैं। थांगला दर्रा उत्तराखंड के कुमाऊं श्रेणी में स्थित है। माना दर्रा हिमालय क्षेत्र में भारत और तिब्बत के बीच स्थित है। किस किस के बीच, भारत और तिब्बत। माना दर्रा कहाँ है, हिमालय क्षेत्र में ही पड़ता है, और भारत और तिब्बत के बीच में ये स्थित है, जिससे चिरवितिया ला या डूंगरी ला भी कहा जाता है। चिरवितिया ला या डूंगरी ला कहा जाता है इस दर्रे को। ठीक है, यह उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी की पूर्वी छोर तक फैला हुआ है, और इसी दर्रे में देवताल झीलें हैं, जहाँ से अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। ठीक है, किसका होता है, सरस्वती का उद्गम होता है, और ये किसकी सहायक नदी है, अलकनंदा की। ठीक है, एक और दर्रा है ये लिपलेख दर्रा, ये मिस्टेक हुई है टाइपिंग में दोस्तों, तो ये लिपलेख दर्रा है। तो भारत चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। लिपलेख दर्रा कहाँ पर, भारत और चीन सीमा में उत्तराखंड राज्य में ये तुम्हारा स्थित है। एक आता नाथुला दर्रा, और नाथुला एवं लिपलेख दर्रों से मानसरोवर झील व कैलाश घाटी का मार्ग गुजरता है। ये प्रश्न आ चुका है कि नाथुला एवं लिपलेख दर्रे से मानसरोवर झील और कैलाश घाटी का मार्ग भी गुजरता है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिक्किम स्थित नाथुला हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से लगभग 4404 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कौन सा, नाथुला। भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक से लगभग 55 किलोमीटर पूर्व में यह स्थित नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार की चुंबी घाटी में खुलता है। अगला पॉइंट, नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। अन्य दो व्यापार पॉइंट उत्तराखंड में लिपलेख और तथा हिमाचल प्रदेश में सिपकिला है। ये जो है क्या है, व्यापार पॉइंट हैं आपके। ठीक है, तीसरा कौन सा है, नाथुला भारत एवं चीन के बीच में। ठीक है, और अन्य दो कौन से हैं, लिपलेख और सिपकिला। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान ये बंद किए गए थे। नाथुला को भारत चीन के मध्य व्यापार के विस्तार के उद्देश्य 6 जुलाई 2006 को पुनः ये खोल दिया गया था। ठीक है, आगे सिक्किम में स्थित जेलेपला पूर्वी सिक्किम जिले को ल्हासा यानी तिब्बत से जोड़ता है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है और पश्चिमी कामेंग जिला में पड़ता है। यह ल्हासा जो है तिब्बत को जोड़ता है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश एवं ल्हासा को जोड़ता है। ठीक है, ये दो जगह को आपस में जोड़ता है, और यहाँ से ये अपना मार्ग बना के निकल जाते हैं। आगे क्या है कि यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। इस दर्रे के पास ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग गुजरता है। यांगयाप दर्रा का अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ से क्या गुजरता है, ये ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है जो कि भारत में यहाँ से ये प्रवेश करती है। ठीक है, यहीं से चीन के जाने के लिए मार्ग है। अगला पॉइंट, दिफू एवं पांगसांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश भारत म्यांमार सीमा पर स्थित है। भारत म्यांमार कौन सा है, दिफू व पांगसांग दर्रा। मणिपुर में स्थित तुजू दर्रा से इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। मणिपुर में जो तुजू दर्रा है वो जो है इम्फाल से हम क्या करते हैं, तामू और वह म्यांमार जाने का मार्ग यहाँ से गुजारा गया है।
अगला पॉइंट, पश्चिमी घाट तापी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरीप तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में यह विस्तृत है। कौन? पश्चिमी घाट। ठीक है। पश्चिमी घाट पर कुछ प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट में स्थित थालघाट दर्रे से मुंबई और नागपुर कोलकाता रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग गुजरते हैं। कहाँ पर? महाराष्ट्र में है और पश्चिमी घाट में पड़ता है। कौन सा है? थालघाट दर्रा। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। ठीक है। एक है मोरघाट दर्रा, ये भी महाराष्ट्र में स्थित है। इसे खांडला घाटी भी कहा जाता है और यहाँ से मुंबई, पुणे, बेलगाम, चेन्नई के रेल मार्ग और सड़क रेल मार्ग गुजरता है। ठीक है। आगे चलते हैं कि पालघाट दर्रा, ये मिस्टेक हुई है टाइपिंग में, जो दर्श लिखा हुआ है ये दर्रा है। ठीक है। पालघाट दर्रा 394 मीटर नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणियों में स्थित है। पालघाट दर्रा को पलक्काड गैप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। पालघाट दर्रे किसके नाम से जाता है? पलक्काड गैप के नाम से जाना जाता है। और केरल में स्थित इस दर्रे में कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इडोर के रेल एवं सड़क मार्ग गुजरते हैं। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रों में चांगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, और बुमला अरुणाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश एवं नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। मुलिगला गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है जो उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। और शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है और आवागमन संभव नहीं होता है। शीतकाल में यह मार्ग ढक जाता है बर्फ के कारण, तो जिससे इसमें आवागमन संभव नहीं हो पाता है। ठीक है। कुछ दर्रे यहाँ दे रखे हैं आपके कि खारदोगला, काराकोरम, जोजिला और चांगला ये आपके लद्दाख में पड़ते हैं। पीर पंजल और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर पड़ते हैं। सिपकीला, रोहतांग, बाड़ालाचा, यांगजी, दीवान, भावा, पारंगला और मणिरंग ये आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ते हैं। मुलिंगला, माना, नीति, लिपुलेख, कुंगरी, भिंगरी, नामा, रालाम, सिरला ये आपके उत्तराखंड में आते हैं। नाथुला और जेलेपला आपके सिक्किम पड़ते हैं। सेला, बामडेला, यांग्याप, दिफू ये आपके अरुणाचल प्रदेश में पड़ते हैं। तुजू मणिपुर में, थालघाट और भोरघाट महाराष्ट्र में, और पालघाट आपका केरल में पड़ता है। ठीक है। अब आ जाते हैं आपके हिमरेखा एवं हिमनद के बारे में आप जानते हैं। चलिए, हिम की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। ठीक है। अक्षांशों, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल एवं स्थानीय स्थलाकृति में भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा अलग अलग है, परंतु औसत हिमरेखा की जो ऊंचाई है उत्तरी भाग पर 5500 से 6000 मीटर और महान हिमालय के दक्षिणी भाग पर 4500 से 6000 मीटर में पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय की औसत हिमरेखा 5800 मीटर तथा पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर पाई जाती है। ठीक है। अब क्या है कि बर्फ़ जो हमारी जो बर्फ़ पड़ती है वहाँ पे हिमालय श्रेणी में जितनी बर्फ़ पड़ती है, कभी क्या होता है कहीं नीचे स्थान पर है, कहीं ऊंचे पे है, कहीं मध्य में, तो इस तरीके से इसकी ऊंचाई दे रखी है। भिन्नताओं में अलग अलग भिन्न जगह पर अलग अलग भिन्न ऊंचाई इसकी पाई जा सकती है। जो कि हमारे यहाँ देखें कहीं 5500 से 6000 मीटर में ऊंचाई में है, कहीं 4500 से 6000 में है, और कहीं 5800 से और पूर्वी हिमालय में 4300 मीटर में पाई जाती है। ठीक है। इस तरीके से अगला पॉइंट क्या है कि काराकोरम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हिमनदों से ढका हुआ है। किसका? काराकोरम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य जो हिमालय का भाग जो 40,000 वर्ग किलोमीटर लगभग क्षेत्र में आता है वो बर्फ से ढका हुआ है। हिमालय के पर्वत हिमनद महान हिमालय और परा हिमालय यानी कि ट्रांस हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियाँ हिमनद पाए जाते हैं। कहाँ? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं। लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं, जबकि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणी में बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। अगला पॉइंट, पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोनापानी है जो लाहौल और स्पीति प्रदेश के चंद्रा घाटी में स्थित है। अगला, काराकोरम और महान हिमालय में बड़े आकारों के हिमनद विद्यमान हैं जिनमें सियाचिन, हिस्पार, ब्याफो, बाल्टोरो और ससाइनी ये प्रमुख हैं। ठीक है। अगला,
चौराबाड़ी ग्लेशियर जो कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के उत्तर में अवस्थित है, और इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है, और ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है जिसे हम गांधी सरोवर के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट क्या है कि मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है। इसी हिमनद से सारना नदी का उद्गम होता है, इसे काली गंगा कहते हैं। कहाँ से होता है? मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मुख्य हिमनद है, और इसी हिमनद से सारदा नदी का उद्गम होता है। अब आ जाते हैं पठार के बारे में। तो पठार क्या चीज़ है? अब देखिए कि प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों की जो उत्पत्ति है लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। कार्बोनिफेरस युग के पहले यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। ये गलत टाइपिंग हुई है, यह है यह गोंडवाना लैंड का एक भाग था। कार्बोनिफेरस युग के दौरान दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी बेसिन में कोयले का निर्माण हुआ, जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। इसी काल में दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा सेलों का निर्माण हुआ। दक्कन ट्रैप का जो निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ था। ठीक है, दक्कन ट्रैप का निर्माण कैसे हुआ भैया? क्रिटेशियस युग के दौरान हुआ था, और किससे? ज्वालामुखी के उद्गार से। ठीक है, आगे क्या है? प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ी छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार के अधिकतर भागों को उच्च भूमि नाम से जाना जाता है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी परंतु पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में तो चौड़ी है और पूर्व में और सकरी टाइप की है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है, और दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागौर पठार मध्य उच्च भूमि भाग का है। आगे छोटा नागौर पठार का जो विस्तार है वो झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूमि जिलों तथा पश्चिमी बंगाल के पुरुलिया जिले के 87,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है। ठीक है, आगे इस पठार में विभिन्न ऊंचाई के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि पर स्थित है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है, और इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। अगला पॉइंट, छोटा नागौर पठार में ढाल तीव्र स्कार्यों के रूप में पाए जाते हैं, अतः यह एक अग्र गंभीर मध्य उच्च भूमि के क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती हैं। इस प्रकार ये नदियां इस क्षेत्र के वाल को दर्शाती हैं। अगला पॉइंट, मालवा का जो पठार लगभग 530 किलोमीटर की लंबाई एवं 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर विस्तृत है। इसकी उत्तरी सीमा अरावली एवं दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। दक्कन का जो पठार एक त्रिभुजाकार भाग है जो कि नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रेणियाँ हैं, जबकि महादेव, कैमूर तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार को प्रदर्शित करती हैं। और जो दक्कन का ट्रैप है, दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय अपरदन के फलस्वरूप में हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर स्थित हैं। ये बहुत अधिक खंडित एवं अपर्दित पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, प्रायद्वीप पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय पठार, कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है। और मालदा गैप जो पश्चिम बंगाल में है, मेघालय व कार्बी एंगलोंग पठार को छोटा नागौर पठार से अलग करता है। मेघालय पठार में 3 महत्वपूर्ण पहाड़ियाँ हैं जो गारो, खासी तथा जयंतियाँ हैं। और भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है।
कौन सी? भुवन पहाड़ियाँ किसका भाग है? मेजोरिट्स का भाग है। दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं महाराष्ट्र में विस्तृत हैं। कौन? दंडकारण्य क्षेत्र। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके तटीय भाग के बारे में जानते हैं। भारत की जो तट रेखा हैं उनके बारे में। ठीक है, भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ठीक है, और जो भाग 3 ओर से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि भारत के तट रेखा की जो लंबाई है ना, सिर्फ तट रेखा की, इस तरीके से भारत है, यहाँ ये समुद्र है, इसके किनारे किनारे, तो इसकी जो लंबाई है, जो भारत की जो तट रेखा है वो है 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, भारत की तट रेखा पूर्व में बंगाल की खाड़ी, ये वाली जो है ये बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में आपका हिंद महासागर, यहाँ हिंद महासागर पड़ जाता है दक्षिण में, और पश्चिम में अरब सागर, ये आपका अरब सागर है यहाँ पर, ये पश्चिम में। ठीक है, अरब सागर सहित मुख्य भूमि और द्वीपों से घिरी हुई है। द्वीप मतलब जैसे लक्षद्वीप हो गया हमारा, इधर अंडमान निकोबार हो गया, इस तरीके से जो घिरी हुई है हमारी भूमि जो है। भारत की तट रेखा पर 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो क्या कह रहा है कि भारत की तट रेखा में कितने राज्य आते हैं? 9 राज्य आते हैं। अगर इधर से हम गिनेंगे तो इधर से गुजरात आ जाता है, महाराष्ट्र आ जाता है, गोवा आ जाता है, आपका केरल आ जाता है, तमिलनाडु आ जाता है, आंध्र प्रदेश आ जाता है, पश्चिम बंगाल आ जाता है, उड़ीसा आ जाता है। इस तरीके से ये जो है तटरेखा के आसपास ये पड़ जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है केंद्र शासित प्रदेश और लंबाई के कितनी लंबाई से जुड़े हुए हैं। ठीक है, गुजरात की 1274.7 किलोमीटर की लंबाई है किलोमीटर में, महाराष्ट्र राज्य की 652.6 किलोमीटर, गोवा की 118, कर्नाटक की 280, केरल की 569.7 किलोमीटर, तमिलनाडु 906.9 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 973.7 किलोमीटर, उड़ीसा 476.4 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 157.5 किलोमीटर, दादर और नगर हवेली की 42.5 किलोमीटर, लक्षद्वीप की 132 किलोमीटर, पुदुचेरी की 30.6 किलोमीटर और अंडमान निकोबार की 1962 किलोमीटर। इसलिए ये सब टोटल मिला के जोड़ के बन जाती है 75 से 16.6 किलोमीटर इसकी लंबाई बन जाती है। 26 जनवरी 2020 से दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली का विलय कर दिया। एक विलय कर केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया। ठीक है, 26 जनवरी 2020 से ये मिला दिए गए। दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली का विलय कर दिया गया और दादर नगर हवेली तथा दमन और दीव कर दिया गया। आगे, भारत की मुख्य भूमि से लगे कुल तट की जो लंबाई है 5422.6 किलोमीटर है और मुख्य भूमि से दूर कुल तट की जो लंबाई है 2094 किलोमीटर है। अब ये कह रहा है कि मुख्य भूमि से दूर कुल तट, तो मुख्य भूमि का मतलब है जैसे कि ये हमारा भारत हो गया, मुख्य भूमि यही हो गई आपकी मुख्य भूमि। इससे जो अलग जैसे लक्षद्वीप है, इधर अंडमान निकोबार है, तो ये सब मिला के ये तटरेखा से अलग होगी मुख्य भूमि से। तो इसको हम ऐसे करेंगे। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट, भारत में राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है तथा सर्वाधिक छोटी तटरेखा गोवा राज्य की है। ठीक है, पूछा जाता है कि तटरेखा भारत में जो तटरेखा है किस राज्य की सबसे ज़्यादा है और किस राज्य की सबसे कम है। तो गुजरात की सबसे ज़्यादा है और गोवा की सबसे कम है। अब देखो कितनी जैसे अभी हमने यहाँ बताया था, गोवा की हमारी कितनी आ जाती है 118 और गुजरात की कितनी आ जाती है 1274.7। ठीक है, तो सबसे बड़ी किसकी है? गुजरात की, और सबसे छोटी किसकी है? गोवा की। ठीक है, आगे, अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भागों को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है उसको हम आधार रेखा कहते हैं। अंतः स्थल से सागर की ओर जैसे ये है, तो एक दूरी ऐसे एक रेखा हम काल्पनिक रेखा हम है, तो उसको हम कहते हैं अंतः स्थल से जो दूरी है ये वाली यहाँ से, तो ये वाली जो रेखा इसको हम कहते हैं आधार रेखा। ठीक है, किसी भी देश के प्रादेशिक जल क्षेत्र को क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है जो सामान्यतः 12 समुद्री मील होती है। ये आधार रेखा हो गई है। इससे दूरी पर एक और रेखा मानी जाएगी। यहाँ आधार रेखा से जो इसकी जो दूरी मापी जाएगी वो 12 समुद्री मील नापी जाएगी, जिसको हम क्या कहते हैं, जो क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, क्षेत्रीय सागर की दूरी। ठीक है, आगे चलते हैं।
इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार, इस क्षेत्र में भारत कुछ भी कर सकता है, ठीक है, पूरा इसको अधिकार है। इसके अंदर से कोई जहाज जाता है तो उसका ये शुल्क भी लेगा भारत, ठीक है, जैसे हम टोल टैक्स रोड पे देते हैं उसी तरीके से। इस क्षेत्र का उपयोग भारत को संपूर्ण अधिकार है। समीपस्थ मंडल का विस्तार आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक है। इस क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार प्राप्त है, ठीक है। कहाँ तक? 24 समुद्री मील तक ये आपका टोल की वसूली कर सकता है भारत, हमारा सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है। जो जहाज जाते हैं हमारे सागर के क्षेत्र से, समुद्र क्षेत्र से। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। इस क्षेत्र भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। जो हम अपनी मिसाइलें टेस्ट करते हैं वो वाली दूरी का 200 समुद्री मील तक हम अपना टेस्ट कर सकते हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकते हैं, विज्ञान से संबंधित हम कोई प्रयोग कर सकते हैं इस क्षेत्र तक, ठीक है। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को हम आंतरिक जल कहते हैं। एक होती है हमारी आधार रेखा होगी एक तो हमारी, ठीक है, एक हमारी हो जाती है आधार रेखा और एक हो जाती है हमारी स्थलीय रेखा। उसके मध्य जो जल है उसको हम सागरीय जल को आंतरिक जल कहते हैं। जैसे हम भारत होगा, एक हमारी आधार रेखा होगी, एक हमारी ये स्थलीय रेखा होगी, उसके बीच में जो है उसको हम आंतरिक जल कहते हैं। अब आ जाते हैं पूर्वी एवं पश्चिमी तट के बारे में जानते हैं। तो देखो, भू आकृतिक आधार पर भारत के तटीय मैदान को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया, 3 भागों में बांट दिया गया है। किस में? गुजरात या काठियावाड़ का तटीय मैदान है, एक पश्चिमी तटीय मैदान और एक पूर्वी तटीय मैदान। अब देखिए, जैसे ये है, ये हमारा पश्चिमी हो गया और ये इधर हमारा पूर्वी हो गया। एक हमारा यहाँ आ जाता है गुजरात वाला, तो ये वाला इसको क्या है? गुजरात है, काठियावाड़ का तटीय मैदान, ठीक है। गुजरात तटीय मैदान गुजरात एवं दादन नगर हवेली और दमन और दीव के तटीय भागों में विस्तृत है। कौन सा? गुजरात है, काठियावाड़ का जो तटीय मैदान है, गुजरात, दादन नगर हवेली, दमन में ये विस्तृत है, ठीक है। यह साबरमती, माही आदि नदियों के जलोनिक्षोभ से निर्मित है। इसके दक्षिण में अरब सागर एवं पश्चिम में काठियावाड़ प्रायद्वीप स्थित है, ठीक है। भारत का जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस तट को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, जो कि मुंबई तथा गोवा, मध्य भाग को कर्नाटक तट या फिर कनारा तट कहते हैं कर्नाटक में, एवं दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। इस तरीके से जैसे भारत है तो हमने इसको पार्टों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। इस तरीके हमने इसको 3 भागों में बांट दिया गया है। जो कि पहले को हम कोंकण तट कहते हैं, इस तरीके कोंकण तट कहते हैं मुंबई गोवा तक, मध्य भाग आ जाता है। मध्य भाग कर्नाटक तट आ जाता है, कर्नाटक तट, और दक्षिणी भाग को हम कहते हैं मालाबार तट कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि पूर्वी तटीय मैदान महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाओं द्वारा निर्मित होने का कारण बड़ा उपजाऊ है। जो पूर्वी तट है आपका, ये क्या है, यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ गिरती हैं आपके बंगाल की खाड़ी में। तो ये क्या करती हैं, डायरेक्ट न गिर के ये अपने फैलाव में निकलती हैं। जैसे मानो कोई नदी आ रही है तो वो इस तरीके से फैल जाएगी, इस तरीके से ऐसे करके ये फैलती हुई चली जाती है। त्रिभुजाकार इनका ये, इसको कहते हैं हम डेल्टा बनाती है अपना, ठीक है। इस तरीके से फैली हुई है नदियाँ। आगे चलते हैं कि इसमें महानदी कृष्णा नदियों के बीच के मैदान को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। जो महानदी कृष्णा नदियों के बीच में जा जाती है, मानो पहले एक कृष्णा नदी निकलती है, फिर आपकी जो एक महानदी निकलती है, तो इनके जो बीच का जो मैदान है इसको हम कहते हैं उत्तरी सरकार तट, ठीक है, ऐसे करते हैं। तो अगला पॉइंट इसका क्या कहते हैं कि कोरोमंडल तट का विस्तार भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश के फाल्स डीवी बिंदु कृष्णा डेल्टा के पास में तमिलनाडु को कैप कैमोरिन तक यानी कन्याकुमारी तक जाता है। कोरोमंडल तट कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य विस्तृत है। कोरोमंडल तट कहाँ है? कृष्णा और कावेरी नदी, ठीक है। ये आपका जो भाग है, इस तरीके से नदियाँ बहुत सारी निकली हुई हैं, कृष्णा, कावेरी, महानदी। तो 2 नदियों के बीच ये इधर आ जाता है, महानदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, इस तरीके से फिर कृष्णा है, कावेरी है। तो इन दोनों बीच का जो है उसको हम कहते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है।
महानदी डेल्टा क्षेत्र उत्कल मैदान कहलाता है। महानदी का जो डेल्टा क्षेत्र है उसको हम कहते हैं उत्कल मैदान। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित प्रमुख बंदरगाह, इसमें मुंबई जो कि महाराष्ट्र का आता है, कांडला गुजरात का है, मुर्मुगोआ गोवा में, जवाहर नेहरू महाराष्ट्र में, जंजीरा महाराष्ट्र, उडुपी कर्नाटक, कोचीन केरल एवं न्यू मैंगलोर कर्नाटक आदि में। ये बंदरगाह हैं प्रमुख भारत के जो पूर्वी तट पर स्थित हैं प्रमुख बंदरगाह हैं वो हैं विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में, हल्दिया पश्चिम बंगाल में, पारादीप ओडिशा में, एन्नौर तमिलनाडु एवं न्यू तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में पड़ती है। ठीक है, तो ये आपके हो गए पश्चिमी वाले जो कि पश्चिमी क्षेत्र में है भारत में, और ये हो गए आपके पूर्वी वाले जो कि पूर्वी घाट पर ये बने हुए हैं आपके। ठीक है, बंदरगाह। तो ये सेशन आपका यहीं समाप्त हो जाता है। देखने के लिए थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप अगर अच्छी लगती है तो वीडियो प्लीज़ लाइक करिए, और आप कमेंट भी छोड़िए कि हम यहाँ क्या गलतियाँ कर रहे हैं और हमें बताइए, जिससे हम आगे की वीडियो में सुधार कर सकें। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।